साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। और दोस्तों जो ये बीच में सिलसिला क्लासेस का रुक गया था, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से क्लासेस आपकी नहीं मिल पा रही थी चैनल पर, बस मैं आपको अपडेट दे रहा था। लेकिन अब से ये देखिए कारवां फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से उसी नई ऊर्जा के साथ हम आपके समक्ष उपलब्ध हैं, हाजिर हैं और बात कर रहे हैं आज जूनियर असिस्टेंट 55-12 की। जैसा कि हम आपको यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं और ये जूनियर असिस्टेंट 55-12 की जो परीक्षा है, मैंने आपको बताया था कि वीपीओ एग्ज़ाम जो 1468 पद है उसके बाद इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है? यानी कि ये अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, साइबर क्राइम। पहले मैं आपके कंप्यूटर से शुरुआत करूँगा। अभी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगी, फिर आपको जैसे-जैसे आपकी रुचि होगी पढ़ने में, आप लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, हम ये क्लासेस लाइव भी करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए या अभी ये फॉर्मेट जैसा कि मैं लेकर आ रहा हूँ डेली 15-20 मिनट की जो क्लास होगी। और मैं गारंटी के साथ यहाँ पर इतनी बातें कह सकता हूँ कि आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए किसी भी पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी चैनल्स या किसी भी जगह कोई भारी भरकम फीस में या जो भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन है। जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट हम आपको अपने चैनल पर दे रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है, आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा और इतना कंटेंट आपको दे दिया जाएगा कि आपकी कट ऑफ जो है ईज़िली आपकी क्लियर हो जाएगी और आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है? तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा पास्ट में चलते हैं, इसके बाद ज़िक्र करते हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो परीक्षा आपकी है लगभग पौने 2 साल होने को आ रहा है, 4/8/2023 का विज्ञापन है। और इसमें इसकी सिलेबस की बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी भी सुप्तावस्था में सो रहे हैं। यार चलो एग्ज़ाम अभी पौने 2 साल हो गया, पता नहीं कब होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, यूपीडब्ल्यूएससी आयोग युद्ध स्तर पर अपनी कार्रवाई कर रहा है और आपको इस दिए गए सिलेबस को जनवरी महीना चला गया है, ठीक है? आज 27 तारीख है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 27 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, 27 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करना है, ठीक है? जिसमें कि आपका हिंदी 30 है, रीज़निंग सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 क्वेश्चन है, जीएस 20 आएगा, कंप्यूटर। तो 15 जो क्वेश्चंस आएँगे और जिस लेवल के यूपीट्रिपल एससी के पूछने का कारवां है, जिस तरीके से नए-नए तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, सबकी आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराएँगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास की, पहले 2 मिनट थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू देख लीजिए। और यूपी जीएस, तो कहने का मोटा-मोटा है कि आपको हमारे चैनल पर सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक, शेयर करना है दोस्तों मित्रों में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग वीडियो पहले दे रहा हूँ ताकि आपकी मैं रुचि देखूँ, आप पढ़ने में आपकी रुचि है कि नहीं। देन मैं लाइव जैसे पहले चलती थी आपके समक्ष उपलब्ध होऊँगा। तो कंप्यूटर का सेक्शन है, 15 क्वेश्चन आएँगे। आप कैसे इन 15 प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, देखो भाई किसी भी एग्ज़ाम को देखने से पहले तो सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो पहले मैं जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ पर दिक्कत होती है, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर क्राइम, जो कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस में साइबर सुरक्षा का अवलोकन है। साइबर सुरक्षा क्या है? कितने प्रकार की होती है? साइबर सुरक्षा के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें होती हैं? कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊँगा, देन इसका एमसीक्यू मैं आपको कराऊँगा। और मैराथन क्लासेस भी चलेंगी, जैसे पहले क्लासेस होती थी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि क्राइम और साइबर क्राइम में डिफरेंस क्या है? आप देखते हो ना अपराध, पहली चीज़ तो यहाँ पर देखो अपराध। अपराध क्या होता है और साइबर अपराध क्या होता है? क्राइम और साइबर क्राइम। सबसे पहले तो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। देखिए अपराध ऐसा कार्य होता है जो विधि विरुद्ध होता है। ऐसा कार्य जो कानून करने से मना करता है, जैसे चोरी करना, ठीक है? बलात्कार करना, हत्या करना, डकैती करना, धोखाधड़ी करना। अब धोखाधड़ी करने का मतलब ये है कि जैसे कि किसी से छल कपट करके, मान लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति है
ज़मीन बेचना चाह रहा है। अब उस ज़मीन का स्वामित्व उसके पास नहीं है, लेकिन वो धोखाधड़ी से कहता है ये मेरी ज़मीन है और उसको अगले व्यक्ति को बेच देता है। और जब वह उस पर अधिकार लेने को जाता है तो तीसरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि यार ये तो मेरी ज़मीन है, तो वो क्राइम हो गया। इसी तरीके से साइबर क्राइम क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं डिजिटल युग है। जब से कंप्यूटर और मशीनी चीज़ें आ गई हैं, आज सब कुछ आप देख रहे हो। जैसे कि डिजिटल क्रांति ना होती तो आप ये वीडियो ना देखते, हम यूट्यूब पर ना होते, ना आप हमें जानते, ना हम आपको जानते, ठीक है? तो जितना विज्ञान के कह सकते हैं अ, आसानी भी है ना? वरदान और अभिशाप एक निबंध लिखने को आता था। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि आजकल चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। आप घर बैठे कुछ भी चीज़ें मँगा लेते हो, शॉपिंग कर लेते हो। आपको कहीं बाहर जाना होता है, ऑनलाइन होटल बुकिंग कर लेते हो। जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, यहाँ भी साइबर अटैकर, साइबर क्रिमिनल एक्टिव हैं। फ़र्ज़ी वेबसाइट बनाकर क्या कर रहे हैं, होटल की बुकिंग कर रहे हैं, कॉटेज की बुकिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बाद में पता चलता है लोगों को ये साइबर फ्रॉड हो गया। तो क्राइम मतलब जो डिजिटल नहीं है, ठीक है? नहीं मैनुअल तरीके से जैसे पहले काम होता था ऑफ़िसों में, फाइलिंग होती थी, कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं होती थी, टाइपराइटर होता था। आप बैंक में जाते थे, बैंक में हाथ से लिखा जाता था, नेट बैंकिंग वेट बैंकिंग कुछ था नहीं। तो मैं नॉर्मल तरीके से साइबर क्राइम क्या है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कंप्यूटर के थ्रू नेट बैंकिंग हो गया आपका, टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये साइबर क्राइम हो गया, ठीक है? नॉर्मल अपराध का जो लिखा जाता है रिपोर्ट आपके पुलिस थाने में लिखा जाता है और साइबर क्राइम के लिए आपका क्या होता है, साइबर पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है? तो अपराध और साइबर अपराध में आप अंतर समझ गए होंगे। मतलब वही है, ये भी विधि विरुद्ध है। ऐसा कोई भी कार्य जो कानून करने को मनाही करता है, लेकिन वो व्यक्ति करता है, तो उसको अपराध कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझेंगे, क्या समझेंगे भाई? इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा जो क्वेश्चन बनेगा, देखिए मैं टोटल बैच आपको मैं इसलिए ये डिटेल्स में और एमसीक्यू क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर में इतने टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा दूँगा, चाहे यूपी जीएस हो, जीके जीएस हो, रीजनिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी, पीयूष सर क्लासेस कुछ लेंगे आपके, तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। तो देखो भाई साइबर अपराध होता क्या है? साइबर क्राइम जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है, एक ऐसा गैर कानूनी कार्य, यानी कि कार्य कैसा जो गैर कानूनी हो। एक तो कानूनी होता है जो लीगल होता है, एक होता है इल्लीगल होता है, ठीक है? तो गैर कानूनी कार्य जिसको विधि विरुद्ध कहा जाता है, विधि के विरुद्ध है, जो कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी अन्य डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके किया जाता है, ठीक है? इसमें अपराधी इंटरनेट या डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके व्यक्तिगत या तो कोई इंडिविजुअल है या कोई संस्था है या राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने, डेटा चुराने, वित्तीय धोखाधड़ी करने या साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने जैसे कार्य करते हैं। तो यानी कि आप परिभाषा समझ गए होंगे कि साइबर क्राइम है क्या। जैसे कि अभी आप देख रहे हो डिजिटल अरेस्ट, आपके भी फ़ोन पर दिन भर कॉल्स आती रहती हैं, सर ये लोन आपका है, ये आपकी लॉटरी लगी है। कोई आपको लिंक भेज दिया जाता है, आप उस पे क्लिक करते हो तो पता चलता है कि आजकल सबके मोबाइल में भाई पेटीएम, गूगल, नेट बैंकिंग सब कुछ है। तो वो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं अपराधियों के लिए। तो ये आगाह किया जाता है कि भई आप कोई अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी व्यक्ति से कोई आप बात कर रहे हो तो उस पे जल्दी विश्वास ना करें। जल्दी पैसा डबल करने की कोई स्कीम आती है उस पे विश्वास ना करें। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, साइबर क्राइम है। तो यहाँ पर एक मोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली, इसमें क्या करता है अपराधी? इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लेना। आजकल देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट का मैटर बहुत आ रहा है कि भई आपका पता चला है किसी फादर को फ़ोन कर दिया, आपका बेटा मेरे कब्ज़े में है, या ऐसा कुछ कहा गया कि भई आपने कुछ फ्रॉड किया है, आपके नाम ये केस चल रहा है, आपकी कोई एमएमएस लीक है, आजकल ऐसे भी कांड हो रहे हैं। तो उसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है कि भाई आप कहीं करोगे तो मैं इतने पैसे हमें दो, नहीं तो हम आपकी चीज़ें लीक कर देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ये है वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम अगर आपसे कोई पूछे तो आप इतना ये बता सकते हैं, ठीक है? क्राइम और साइबर क्राइम रूपरेखा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो भाई यहाँ पर क्या है, साइबर अपराध के टाइप्स, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सबसे पहला पॉइंट देखिए आपका क्या है, हैकिंग है। हैकिंग कहता ना कि यार हैकर है ये, इसने हैक कर लिया, मेरे मोबाइल को हैक कर लिया, मेरे कंप्यूटर, मेरे लैपटॉप को हैक कर लिया। तो हैकिंग क्या है भाई? हैकिंग क्या है? किसी के कंप्यूटर, सर्वर या नेटवर्क में अवैध रूप से प्रवेश करना और डेटा को चुराना, बदलना या नष्ट करना, है ना? जैसे कि कोई अनजान लिंक आ गया, किसी आप
आपके मोबाइल में नेट चल रहा है, आपने कोई ऐसी वेबसाइट से कोई मूवी डाउनलोड कर लिया या कोई आप कह रहे हैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और वहाँ पर हैकर्स बैठे हुए हैं और वो चुपके से क्या करते हैं, जो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है, स्पाई सॉफ्टवेयर होता है, उसको एंटर करा देते हैं आपके मोबाइल में और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी हो गया, नेट बैंकिंग का पासवर्ड हो गया, गूगल अकाउंट हैक हो जाता है, फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, यूट्यूब भी हैक हो जाता है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहा जाता है साइबर अपराधियों से बच के रहिए, कोई भी ऐसे अनजान वेबसाइट या अनजान ऐसी जगहों से कोई भी चीज़ डाउनलोड ना करिए। और ये चीज़ आप देखते हैं, जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एचटीटीपी लिख के आता है या सिक्योर एसएसएल, उसको ध्यान में रखा करिए कि एसएसएल सिक्योरिटी भी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो वेबसाइट सही नहीं है। ठीक है, तो हैकिंग हो गया। फिशिंग क्या होता है, इन वर्ड को समझिएगा, ये जो टर्म्स है, वर्ड के टर्म्स, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। फिशिंग आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। फिशिंग का मतलब होता है नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता को धोखा देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि चुराना। ठीक है, तो फिशिंग यही होता है। जैसे फिशिंग मेल आते हैं, अनजान लिंक आ गया, आपने उस पर क्लिक कर दिया, तो वही आपके क्या होते हैं, वो फिशिंग होती है, धोखाधड़ी करके। ठीक है, क्या कह रहा है, नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता को धोखा देकर। ठीक है, फिशिंग समझ गए आप। ये देखिए मॉलवेयर अटैक होता है और एक रैंसमवेयर अटैक होता है, दोनों को समझिए। देखिए मॉलवेयर अटैक क्या करता है, ये वायरस होता है, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स या रैंसमवेयर जैसी हानिकारक सॉफ्टवेयर के जरिए सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो तरह तरह के साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम करने के तरीके हैं जो आपके सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। क्योंकि आपके देखो, अगर किसी बैंकिंग सर्वर को हैक कर लिया गया तो सारे कस्टमर की जानकारी, सारा इंफॉर्मेशन, कितना ट्रांजेक्शन है, क्या चीज़ें हैं, सब उसी में है ना। तो वो आपका हो गया। इसी तरीके से देखिए रैंसम वेयर अटैक, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, है ना, फिरौती, हिंदी में इसका अर्थ हुआ फिरौती, यानी कि किसी बालक का अपहरण करके उसके माता पिता से क्या करना कि भाई हमने आपके बच्चों को अपहरण कर लिया, आप मुझे 2 लाख रुपए दो, 1 करोड़ दो। ठीक है, वह उसी तरीके से रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर में क्या होता है, अटैक में क्या होता है, किसी भी प्रकार का जबरन वसूली करने वाला मॉलवेयर है जो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है और आपके सिस्टम को मुक्त करने के बदले में भुगतान की मांग करता है, इसलिए इसका नाम रैंसमवेयर है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल इंपॉर्टेंट नहीं होता है ठीक है, उसमें जो डाटा होता है, जो नंबर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपका कहीं मोबाइल गिर गया तो उतना तकलीफ नहीं होती है जितना ये होता है कि यार सारे डेटा, सारी चीज़ें चली गई। इसी प्रकार से अगर कोई रैंसमवेयर करता है, अटैक आप पे करता है मोबाइल पे या एक लैपटॉप पे, तो वो क्या करता है, आपके डेटा को पूरा अनलॉक कर देता है। उसके बदले कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दो, तब मैं आपके सिस्टम को छोड़ूंगा, सिस्टम को अनलॉक करूंगा। ठीक है, ये रैंसमवेयर हो गया, जैसा नाम है वैसा काम है। आइडेंटिटी थेफ्ट, अब आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है, पहचान चोरी। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए, किसी व्यक्ति की पहचान से संबंधित जानकारी चुराकर उसका दुरुपयोग करना, जैसे बैंक खातों से पैसा निकालना। अब आप देखते हैं कि बैंकिंग, नेट बैंकिंग है, आधार से पैसा निकल जा रहा है और फर्जी चीज़ों से पैसा, सिम कार्ड क्लोन बनाकर लोग, पता चला कि ओटीपी उसके नंबर पे आ गया, आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया और सारी चीज़ें हो गई तो ओटीपी उससे क्लोनिंग हो गई। तो इसको कहते हैं नकली पहचान बनाकर, आइडेंटिटी थेफ्ट करके ये चीज़ें निकालना। ठीक है, बातों को ध्यान सुनिएगा। देखिए डिटेल में यही सब चीज़ें आप पैसा देकर पढ़ेंगे, लेकिन जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसकी आप वैल्यू नहीं करते हैं। मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ, यही कोई कोर्स में अगर आपको 500 1000 रुपये कोर्स लेकर पढ़ाया जाता तो आप बड़े रुचि लेकर पढ़ते। ठीक है, बातों को समझिए। मैंने कहा कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री दूंगा, कहीं आपको कुछ पैसा वैसा नहीं देना है। ठीक है, तो आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई आपके डाउट होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखिए ऑनलाइन धोखाधड़ी, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड है भाई, नेट के जरिए। ऑनलाइन का मतलब क्या है, आप ऑनलाइन हैं, आपने इंटरनेट ऑन किया मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, आप ऑनलाइन हैं। अगर आपका नेट बंद है, कहीं यार तुम तो ऑफलाइन थे, नेट आपका ऑन ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्जी वेबसाइट, स्कैम या नकली ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लोगों से पैसा ठगना। यानी कि आप जैसे देखो, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया। अभी मैंने कुंभ मेले का उदाहरण लिया, मैं खुद प्रयागराज से हूँ और प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। कुंभ मेले की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी डिटेल उपलब्ध है कि यहाँ पर इतने का ये कॉटेज है, ये सुविधा मिलेगी। ठीक है, लेकिन फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। तो इसीलिए बार बार सरकार भी कहती है कि आप इस वेबसाइट पर ट्रस्ट ना करिए, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फर्जी वेबसाइट बनाकर आप मान लो स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब पर और पता चला कि जैसा कि आप जानते हो ना, गूगल क्या करता है, आपकी जो कुकीज़ होती हैं, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट होता है, जैसे आपको कुछ चाहिए, आपने उसको गूगल पे सर्च किया,
तो वो जितने भी एडवर्टाइजर्स होते हैं, आपका डाटा वहाँ तक पहुँच के वही चीज़ें आपको दिखाने लगता है कि देखो भाई ये आपने शूज़ सर्च किया था, ये इतने-इतने में है। तो इसी बीच में क्या होता है, कुछ फर्जी वेबसाइट होती हैं जो कि पैसा भी ले लेती हैं और आपको सामान भी नहीं देती हैं। अब आप चलोगे यार 1000, 500, 1500 के लिए कहाँ साइबर क्राइम चले, क्या करें, कैसे करें? तो इन्हीं सब चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी वो ट्रैक भी नहीं होते हैं, है ना? ऐसे-ऐसे वीपीएन सर्विसेज़ का यूज़ करते हैं, पता चलता है कि वो डार्क वेब का यूज़ कर रहा है। डार्क वेब मतलब ये होता है कि पहचान बदल-बदल के, तो उसके डार्क वेब के ज़रिए भी ये सब चोरी करते हैं, ठीक है? विदेश में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपकी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, ठीक? अब देखो साइबर बुलिंग, बुलिंग क्या है और साइबर बुलिंग इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना या परेशान करना। अब मान लो कि आपके व्हाट्सएप पर बार-बार धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, आपको धमकी भरा ईमेल आ रहा है, ठीक है? तो उसको कहते हैं साइबर बुलिंग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे टर्म्स को। डार्क वेब और अवैध लेन-देन। अब डार्क वेब जैसा कि मैंने कहा कि डार्क वेब ऐसे एक चीज़ है जिसमें कि पहचान नहीं हो पाती है। बदल-बदल कर जो वीपीएन होता है और आईपी एड्रेस होता है, बदल-बदल के चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें। तो डार्क वेब पर अवैध गतिविधियाँ होती हैं, ड्रग्स की खरीद-फरोख्त, हथियारों की बिक्री हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, ठीक है? जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज़ें सब चीज़ें डार्क वेब पर होती हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं वही सब ये करते हैं, जितने भी आईटी एक्सपर्ट होते हैं। तो विज्ञान वरदान भी है, विज्ञान अभिशाप भी है, ठीक है? चलिए, तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे ऑनलाइन धोखाधड़ी क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, डार्क वेब क्या है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 मिनट, ठीक? चलिए, थोड़ा-सा ये स्लाइड आगे चली गई है, मैं फिर से यहाँ पर लेके आता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊँगा और चीज़ें आपको समझ में आएँगी। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ तक थे हम लोग, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब देखिए अगला, देखिए साइबर अपराध से बचने के उपाय क्या हैं? साइबर क्राइम से बचने के उपाय देखो, जागरूकता होनी चाहिए आपको, तभी आप बच पाओगे, ठीक है? जैसे कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और उसे नियमित रूप से बदलें। जैसे कि आप नेट बैंकिंग भी यूज़ करते हैं तो सर्टेन टाइम पीरियड होता है, तो किसी भी आप बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, पीएनबी हो, तो उसमें आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड पे मैसेज आता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करिए, ठीक है? तो मजबूत पासवर्ड, ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, डबल 1111 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जल्दी से हैक हो जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। संदिग्ध ईमेल हो गया और लिंक पर क्लिक करने से बचें। आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर कोई लिंक आता है, ईमेल पर कोई लिंक आता है जो अननोन है, ठीक है? तो उस पर आप क्या करें, बचें लिंक क्लिक करने से। अपने सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस को अपडेट रखें और आज के समय में एंटीवायरस तो मस्ट हो गया है, ठीक है? सारी चीज़ें आपकी हैं और वायरस, एंटीवायरस आपको इससे बचाता है। जैसे कि दवाएँ होती हैं, एंटीडोज़ होता है, है ना? आपको बीमारी हो जाती है तो इसका एंटीडोज़ लगता है, एंटीवायरस हो गया, ठीक? तो 2 स्तरीय प्रमाणीकरण, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जैसे कि आप गूगल का अकाउंट है, आपका जीमेल अकाउंट है, तो जब आप लॉगिन करते हो तो उसमें सिक्योरिटी पर्पस से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। यानी कि आपका उसमें मोबाइल नंबर भी माँगा जाता है, तो जब आप उसको लॉगिन करते हो तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाता है। देन वह ओटीपी अब जब आप एंटर करते हो, तभी आप उसमें लॉगिन कर पाओगे। मान लो कि आपका कोई पासवर्ड जान गया, जीमेल का पासवर्ड जान गया, आपका यूट्यूब हैक हो गया, आपका फेसबुक हैक हो गया, आपका ट्विटर हैक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब तक वो ओटीपी नहीं एंटर करेगा, पासवर्ड जान गया, पासवर्ड क्रैक कर लिया, लेकिन ओटीपी नहीं एंटर करेगा, तब तक वो आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी को कहा जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है? सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान ना करें। हम इंडियंस की क्या होती है भाई, कहीं पर भी फ्री का वाईफाई मिल गया तो खूब दबा कर उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो वाईफाई, जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, वो आपकी जो प्राइवेसी को भंग कर रहा है, आपकी इम्पोर्टेंट जानकारियों को वो अपने में ले रहा है, ठीक है? तो कोई भी ऐसा नेटवर्क जहाँ पर भरोसेमंद ना हो, फ्री का वाईफाई यूज़ करने से बचे। रेलवे-वेलवे कर सकते हैं, रेलवे हो गया, किसी यूनिवर्सिटी का हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लेकिन बचना चाहिए। थोड़े से पैसे बचाने के आजकल तो डेटा फ्री चल रहा है, 2 जीबी पर डे मिल रहा है, आप घर पे वाईफाई लगा लिए होगे, है ना? तो इससे बचना चाहिए, ठीक?
आप देखिए, साइबर अपराध पर नियंत्रण और इसके खिलाफ सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों में कानून और साइबर सुरक्षा तंत्र लागू किए गए हैं। भारत में आईटी एक्ट 2000, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा, आईटी एक्ट 2000 ये एक्ट क्या है, इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण धाराएं क्या हैं, क्या क्या होता है, इसको भी अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे तो जैसे कि कानून है, कोई चोरी करता है उसके लिए धारा बनी हुई है, किस धारा में उसमें मुकदमा लिखा गया, कोई हत्या करता है किस धारा में मुकदमा लिखा गया, 302 हो गया, 307 हो गया, ये सब सारी चीजें हो गई है ना। 420 हो गया, अब तो बीएनएस लागू हो गया तो धाराएं चेंज हो गई है, लेकिन जो चीजें हैं तो यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीजें हैं, ठीक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ना कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। अगर ये पैसा दे के आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें पैसा देकर आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फ्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया? 2000 में आया, और इसमें साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को विनियमित करने वाला एक प्रमुख कानून है। 17 अक्टूबर 2000, डेट याद रखिएगा, इसको लागू किया गया। आईटी एक्ट कब लागू किया गया? 17 अक्टूबर 2000 को 2000 लागू किया गया, और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देना, डिजिटल लेन देन को वैध बनाना और साइबर अपराधों को क्या करना? नियंत्रित करना। ठीक है, जैसे कि अगर अपराध है, पुलिस बनी हुई है, उसी प्रकार से साइबर पुलिस है, साइबर क्राइम है, और डिप्टी एसपी का लेवल का अधिकारी इसका क्या होता है? प्रमुख होता है। उसके नीचे फिर और भी अधिकारी होते हैं। अब देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या? इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को वैध बनाना। ठीक है, आजकल जो भी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, उसको क्या करना? वैध बनाना। दस्तावेजों और हस्ताक्षरों को डिजिटल फॉर्म में मान्यता देना। साइबर अपराधों को परिभाषित करना और दंडित करना, कि भाई अगर मान लीजिए किसी ने साइबर बुलिंग कर लिया, फिशिंग कर लिया, मॉलवेयर कर लिया, रैंसमवेयर हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या, यही तो परिभाषा है। इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या कानून है? कोई वित्तीय वित्तीय धोखाधड़ी कर रहा है, उसके लिए क्या कानून है? ठीक है, किसी ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया, उसके लिए क्या कानून है? किसी ने फिशिंग के जरिए और किसी ने आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया, उसके लिए क्या कानून है? डार्क वेब के जरिए क्या कानून है? तो यही सारी चीज़ें हैं। ई कॉमर्स को प्रोत्साहित करना, आजकल चीज़ें आसान हो गई, घर बैठे आप खाना भी मंगा सकते हैं, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। जितनी चीज़ें आसान होगी उतनी चीज़ें थोड़ा-सा हैकरों के लिए भी आसान हो गई है। सुरक्षित और कानूनी तरीके से डिजिटल व्यापार को सुगम बनाना, और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना। यानी कि आप आजकल आप देख रहे हैं कि आप कोई सर्टिफिकेट होता है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। अब आय, जाति, निवास अगर आप बनवाने जाते हैं, या ट्रिपल सी कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है, या और भी चीज़ें हैं, तो उसपे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो यही सब चीज़ें क्या हैं, इसको मान्यता देना। चीज़ें ठीक है? यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अब आगे देखिए, साइबर क्राइम, एक ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हो, ये आपका आईटी एक्ट 2000, ठीक है। साइबर क्राइम में आप देख सकते हो हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग एंड बुलिंग, साइबर टेररिज्म, डेटा थेफ्ट, फिशिंग एंड फ्रॉड, ऑप्शंस कंटेंट। ठीक है, पेनल्टीज क्या है? फाइनेंशियल फाइन्स है, इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल है, कंपनसेशन है ना, ये है आपका। इसके साथ साथ इसके की फीचर्स आप देखोगे, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफाइड अथॉरिटीज, साइबर क्राइम डिफिनीशन, पेनाल्टीज एंड कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब हरियाणा होता है, ठीक है। पर्पज, फैसिलिटेट ई कॉमर्स, सेफ गार्ड डेटा एंड प्राइवेसी, प्रोटेक्ट फ्रॉम साइबर थ्रेट। तो जितनी राम कहानी मैंने आपको अभी बताई है, उसका एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ये पूरा सार है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं कि साइबर क्राइम जो है आईटी एक्ट 2000 में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और ये क्या चीज़ें इसमें हुई, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे महत्वपूर्ण प्रावधान, ठीक है, पहली चीज धारा समझिएगा। ये चीजें आपको यूट्यूब पर फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पूरा यूट्यूब उठा के देख लो, पैसा लेकर ही पढ़ाएंगे। एक डेमो क्लास दे देंगे, ठीक है, डेमो क्लास दे देंगे, फ्री डेमो क्लास। उसके बाद कहेंगे आप मेरी पेड क्लास में आ जाओ, क्लास बंद कर देंगे। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने ध्यानपूर्वक वीडियोस को देखा, पढ़ा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से पेपर दे के आओगे, ठीक है। चलिए, धारा 43 क्या कहती है? बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ या डाटा को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना। यानी कि किसी ने आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति के डेटा चुरा लिया, है ना, फिशिंग कर लिया, तो धारा 43 इसका प्रावधान करती है। धारा 66 हैकिंग को अपराध घोषित करना।
धारा 66 में हैकिंग को अपराध घोषित किया गया है। धारा 67 क्या है? अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशन या वितरण पर दंड। यानी कि जो पोर्नोग्राफी आप है, पोर्नोग्राफी पूरी तरीके से बैन है। तो इस तरीके से अगर कोई इसको प्रसारित करता है, प्रचार प्रसार करता है अश्लील सामग्री का, तो उसके लिए धारा 67 में है। धारा 69 में क्या है? सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधनों के डेटा की निगरानी और इंटरसेप्ट का अधिकार है। ठीक है, सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के डेटा की निगरानी। अब आप ये जान लीजिए, गवर्नमेंट कोई पूरी अथॉरिटी है धारा 69 के तहत कि किसी भी कंप्यूटर में क्या कर सकती है, वह डेटा की निगरानी और इंटरसेप्शन का अधिकार उसको मिला है धारा 69 तहत। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे कंप्यूटर को क्यों छू लिए। जैसे कि मान लीजिए कि जब पुलिस आती है, रेड पड़ता है, तो कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उसकी छानबीन होती है उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 69 है। 72 क्या कहता है? गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करने पर सजा है। यानी कि कोई सीक्रेट जानकारी है, अगर आप उसका मिसयूज करते हैं उस पर सजा है। जैसे कि कोई किसी कार्यालय में कोई कर्मचारी अधिकारी है, उसने सीक्रेट जानकारी कंप्यूटर लैपटॉप से निकाली और उसका दे दिया पैसे के बदले में। और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण प्राधिकरण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणों को वैधता प्रदान करना। तो आईटी एक्ट 2000 के महत्वपूर्ण प्रावधान ये है। अब यहाँ पर चलते हैं दोस्तों कि आईटी एक्ट में जो पहला संशोधन किया गया था उसमें क्या क्या चीजें थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 17 अक्टूबर 2000 को तो ये लागू हुआ था, और आईटी अधिनियम में पहला संशोधन जो सर्वप्रथम हुआ था 2008 में, यही संशोधन है। ठीक है, सिंगल। इसमें क्या है? 2008 कहा जाता है। इसमें देखिए शब्दों को और शामिल किया गया, जैसे साइबर टेररिज्म। एक तो आतंकवाद होता है, ठीक है, और एक साइबर आतंकवाद। आतंकवादी जो मैनुअल जैसे होते हैं वो क्या करते हैं? क्राइम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो साइबर आतंकवादी होते हैं, साइबर टेररिस्ट होते हैं, वह बैठे बैठे ही क्या करते हैं? आतंक फैला देते हैं। ठीक है, आईटी अपराधों के लिए सख्त प्रावधान, डाटा सुरक्षा और गोपनीयता पर जोर दिया गया, और मोबाइल डिवाइस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संबंधित अपराधों को कवर किया गया। जैसे कि अगर आप फेसबुक का यूज कर रहे हैं, आपने किसी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, कोई आपत्तिजनक आपने फोटो शेयर कर दिया, सीएम की फोटो शेयर कर दिया, किसी को गाली दे दिया, तो कोई रिपोर्ट करता है तो आपको साइबर क्राइम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बातें यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे अब चलते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर। देखो मैंने कहा ना कि ये बैच आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप में से जो भी छात्र कंप्यूटर नोट्स लेना चाहते हैं, देखो भाई हम आपको क्लासेस बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, और अगर आप नोट्स हमारे लेने के इच्छुक हैं, इच्छा आप पर है। आप ये मत कहिए कि सर भी बेच रहे हैं। देखो बेचने को सभी लोग बेचते हैं। आप दुकान पर जाओगे तो किताब वाला किताब भी बेचता है, आप फॉर्म भरेंगे तो सरकार भी आपसे पैसा लेती है। वो जरूरी जो आर्थिक सहयोग होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बिना आपके सहयोग से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो जाएंगी। सारी चीज़ें हैं, और हम भी इंसान ही हैं, हवा पानी नहीं खाते हैं, है ना। रोटी कपड़ा मकान नेसेसरी जो चीज़ें हैं। तो इच्छा आपकी है, मैं क्वालिटी मैं आपको दूंगा, कंटेंट आपको दूंगा, इच्छा आपकी है, लेना हो लीजिए, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन एक आर्थिक सहयोग के तौर पर अगर आप कंटेंट भी आपको अच्छा मिल जा रहा है बहुत कम फीस में, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ये क्या है? आपकी इच्छा पर है। तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि देखिए अगर आप कंप्यूटर का नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे द्वारा जो ये नोट्स तैयार की गई है, किसी भी एग्ज़ाम में ये आपके काम आएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर ये नोट्स आपके काम आएगी। कंप्यूटर अवेयरनेस की ये नोट्स है, ये हमारे द्वारा तैयार की गई नोट्स है, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 97 212 44 753। अब इसके मैं आपको कंटेंट दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये बुक को तैयार कराया गया है। कंप्यूटर का परिचय, सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर का संक्षिप्त विकास क्रम है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक, क्या चीज़ें हो, इनियाक क्या हो गया, ठीक है, एडवैक क्या होता है, एसडैक एडसैक क्या होता है, यूनिवैक कब आया था। तो इस तरीके से थ्योरी है, साथ साथ यहाँ पर क्या है, इसके एमसीक्यू भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, आंसरिंग दी गए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे ये कंप्यूटर का पूरा नोट्स है, और आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण नोट्स है। लेना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको मात्र कितने का भुगतान करना है? 40 रुपये का भुगतान करना है। मात्र 40 रुपये का आपको भुगतान करना है। किस पर करना है? ये हमारा क्यूआर कोड है। ठीक है,
कोई बहुत ज़्यादा फीस आपसे नहीं ली जा रही, जो भी लागत है, जो भी छोटे-मोटे जो कह सकते हैं ज़रूरतें हैं इसको इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, बस वही चीज़ है, उसके बदले में आपको कंटेंट भी दे रहा हूँ। मात्र 40 रुपए में, ठीक है? 40 रुपए में आप इस बुक को ई-बुक को ले सकते हैं। करना क्या है, ये स्क्रीनशॉट है, आप ये मेरा क्यूआर कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? उसके साथ ही साथ यहाँ पर नीचे हमारी यूपीआई आईडी लिखी हुई है, deepakrai.mca-1@OKHDFC बैंक। इस पर आप 40 रुपए का पेमेंट करके आप इसकी जो स्क्रीनशॉट होती है, स्क्रीनशॉट हमें किस पर आपको व्हाट्सअप करना है, हमारा जो नंबर है, दिया गया नंबर, हमारा जो मोबाइल नंबर है 97 212 44 753, ठीक है? 97 212 44 753 पर आप ये स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देंगे, आपको पीडीएफ व्हाट्सअप कर दी जाएगी, ठीक है? तो ये स्वेच्छा है आपकी, लेना चाहते हैं, अगर आपके पास बुक है, आप उससे सैटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि हमें जो और भी अच्छे क्वालिटी कंटेंट पढ़ने चाहिए, तो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको बाई कर सकते हैं। जो हमारा ये नंबर लिखा गया है 97 212 44 753, आप देख सकते हैं ये बुक पे भी है। तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करके मात्र 40 रुपए की पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, पीडीएफ आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी, ठीक है? और चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके लिए तैयार की गई हैं। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ डेमो। बहुत सारे छात्र कहते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सारा आपका देखिए ये सिलेबस सब कुछ पूरा यहाँ पर ये कवर किया गया है, ठीक है? अब कुछ छात्र आएँगे कि आप भी बेचने आ गए सामान। देखो भैया, हम बेचने की बात नहीं करते हैं। एक सहयोग के तौर पर आपके लिए है यहाँ पर। ये स्वैच्छिक है, लेना आपकी इच्छा है। हम ज़बरदस्ती आपसे नहीं कुछ लेंगे। वीडियोज़ आपको हम फ्री दे रहे हैं। जो भी नॉलेज ईश्वर ने दिया हमको, मैं आपको वो फ्री दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम कहाँ पर थे भाई? देखो फिशिंग का क्या उद्देश्य, अब एमसीक्यू है। जितनी मैंने थ्योरी आपको बताई, उस थ्योरी पे बेस्ड ये क्या है, एमसीक्यू है, ठीक है? फिशिंग क्या होता है? फिशिंग, ठीक है? ठीक, चलिए। फिशिंग का उद्देश्य क्या? आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज फिशिंग। देखो फिशिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर हैकिंग है, संवेदनशील जानकारी चुराना, वायरस फैलाना या ऑनलाइन जानकारी चुराना, ठीक है? अगर मैं कहूँ फिशिंग कर दिया गया, फिशिंग मतलब कोई ऐसा लिंक भेज दिया गया, ऐसी चीज़ें आपको भेज दी गई, तो वो क्या करता है, अनजान में आप क्या करते हो, ईमेल भेज दिया गया, वो फिशिंग होता है, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलता है। फिशिंग मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि फिश, समझ रहे हैं, जो फिशरमैन होता है और जब वो कटिया फंसाता है, तो जब मछली को पकड़ता है ना, तो मछली के लिए दाना डाला जाता है। मछली तो यही सोचेगी कि ये हमारा चारा है, ठीक है? ये हमारा चारा है। जब मछली खाती है तो कांटे में फंस जाती है। तो ये क्या हो गया, ये संवेदनशील जानकारी को आपको चुराना हो गया। आपको पता भी नहीं चला और आपकी एसेंशियल जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपकी क्या हो गई, चोरी हो गई, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसीलिए इसको फिशिंग कहा गया है, ठीक है? कंप्यूटर हैकिंग, वायरस फैलाना, ऑनलाइन जानकारी चुराना, ये टर्म्स अलग-अलग हैं। मैंने आपको इसलिए इसके पहले एग्जांपल बता दिए, ठीक है? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, ठीक है? ट्रोजन हॉर्स, अब भैया देखो, ये ट्रोजन हॉर्स एक एंटीवायरस है, एक प्रकार का मालवेयर है, एक हैकिंग टेक्निक है या एक सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो देखो, एक ट्रोजन हॉर्स एक बहुत ही तगड़ा वायरस होता है, ठीक है? जब आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं होगा या आप ऐसी वेबसाइट पर जाकर कोई मूवी डाउनलोड करो, मान लो पुष्पा 2 आई, पता चला कि पुष्पा 2 तो ऑनलाइन भैया, यहाँ से डाउनलोड कर लो। आपके टेलीग्राम पर मैसेज आ गया, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, आप गए भैया डाउनलोड कर लिए। पुष्पा 2 200-400 200 जो भी 150 थिएटर का लगता, वो आपने फ्री मिल गया, आप भी बहुत खुश हो गए। लेकिन कहीं न कहीं फिर बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अरे यार, मेरा सिस्टम खराब हो गया, मेरी अकाउंट से पैसा कट गया। तो यही सारी चीज़ें हैं, मेरी फाइल करप्ट हो गई, डुप्लिकेट फाइल बन जा रही है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक प्रकार का क्या है, मॉलवेयर है, ठीक है? एक प्रकार का क्या है, मॉलवेयर है, ठीक है? मॉलवेयर क्या होता है, अभी मैंने वहाँ पर आपको बताया है, ठीक है? ये ध्यान रखिए, सिस्टम में आकर आपकी गोपनीय फाइलों को, सारी चीज़ों को करप्ट कर देता है, ठीक है? ये आपका ट्रोजन हॉर्स है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, डार्क वेब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो, एक तो वेब होता है जिसका कि हम आप उपयोग करते हैं, वेबसाइट, वेब का प्रयोग करते हैं, और जो कुछ भी हम वेब का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ कोई भी चीज़ें, तो मेरी एक आईपी एड्रेस है,
मैं अगर गलत चीज़ें अपलोड करूँगा तो मैं भी ट्रेस हो जाऊँगा, पुलिस आएगी मुझे उठा ले जाएगी। या आप भी कुछ ऐसा करते हो तो आपका आईपी एड्रेस होगा मोबाइल का, सिम का और नेट का, ठीक है? तो उसी तरीके डार्क वेब क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसा वीपीएन सर्विस सर्विस का यूज़ करके कि जो बार-बार आईपी एड्रेस चेंज करता रहता है। अब मान लो कि पता चला कि आप प्रयागराज में कटरा में बैठे हो, है ना? लल्ला चुंगी बैठे हो, यूनिवर्सिटी के पास बैठे हो, ठीक? या आप देहाती रसगुल्ला में रसगुल्ला खा रहे हैं और आपने वहाँ से किसी को कुछ ऐसा मेल में आपके एड्रेस आईपी एड्रेस चेक हो गया कि ये कहाँ का है, पहले तो वहाँ है। लेकिन जब बार-बार आप सिम कार्ड बदल दोगे, है ना? जैसे कि ये ऐसा करते हैं, आईपी एड्रेस बदल जाएगा, पुलिस भी घर चक्कर हो जाएगी, यार कहाँ है, कभी लोकेशन यहाँ बता रहा है, कभी यहाँ बता रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डार्क वेब क्या होता है, आइडेंटिटी पहचान जल्दी नहीं हो पाती, उसमें बार-बार पहचान बदल दी जाती है, ठीक है? तो इसी को डार्क वेब कहा जाता है, इसका उपयोग साइबर क्राइम क्रिमिनल करते हैं और ये अवैध गतिविधियों के लिए होता है, ठीक है? अवैध गतिविधि जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया और भी सारी चीज़ें हो गई, जो भी चीज़ें होती हैं, जो इल्लीगल होता है, एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है? ड्रग्स बेचना, हथियार बेचना, अब ड्रग्स हथियार कहाँ बिकेगा? बड़े-बड़े जो बैठे हुए आतंकवादी वो तो डार्क वेब का ही प्रयोग करते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भई चौथा प्रश्न है, कौन-सा संगठन भारत में साइबर अपराधों की जाँच करता है? साइबर क्राइम की जाँच करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम क्या होता है, तो साइबर क्राइम का जो जाँच करता है कौन करेगा भाई? साइबर क्राइम सेल करेगा ना ये। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, एनएसए, आरबीआई करेगा नहीं, सीबीआई करेगा नहीं। साइबर क्राइम सेल आईटी एक्ट 2000 में, ठीक है? आईटी एक्ट 2000 में सब प्रावधान किया गया है। ये मैंने अभी आपको बताया कब लागू हुआ, कैसे हुआ, ठीक है? चलिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि इसी तरीके क्लासेस आपको मिलती रहें जिससे कि हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों मित्रों में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है? जो भी पीडीएफ होगी हम शेयर कर दिया करेंगे। जो भी क्लास की पीडीएफ्स है, नोट्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको भी हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? रैनसमवेयर हमले का उद्देश्य सॉरी रैनसमवेयर हमले का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है? देखो भैया जैसा नाम रैनसम मतलब फिरौती होता है। तो एक तो नॉर्मल हो गया कि किसी को किडनैप कर लिया और उससे पैसा माँग लिया मैनुअल तौर पर और एक होता है किसी के सिस्टम को हैक कर लेना, ठीक है? उसका और कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है पैसा लेना। उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम इसके डाटा को नष्ट कर दें। जैसे कि मान लो कि भारत के सरकार की गृह मंत्रालय की सर्वर को हैक कर लिया गया तो उनका उद्देश्य पैसा लेना नहीं होगा आतंकवादियों का, पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर देना, सारी जानकारी है, सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन जब कोई छोटा-मोटा होगा, उसको पैसे की आवश्यकता है, यार चलो इसका सिस्टम हैक कर लो, इससे पैसा माँग लो, नहीं देगा तो ज़रूरत होगी देगा ही, ठीक है? सॉरी। तो रैनसम हमले का क्या उद्देश्य होता है? सिस्टम को लॉक करके फिरौती माँगना, ठीक है? सिस्टम को लॉक करके फिरौती माँगना। जैसे कि हम लोग मज़ाक-मज़ाक में नहीं करते कि जैसे हमारा कोई मित्र है, अबे पता चला कि यार उसकी इम्पोर्टेंट एक नोट्स की कॉपी थी या कुछ ऐसा शरारत करते हैं, छुपा देते हैं। तो कहते हैं यार चाय पिलाओगे तभी मिलेगा, नहीं तो वो परेशान हो जाता है। तो थक-हार के क्या कहता है चलो यार इसको चाय पिला दे, हमको दे तो देगा। ठीक है, हमारा ज़रूरी काम रुक रहा है। तो चाय पीने का हो गया, ठीक है? तो इसी तरीके से रैनसमवेयर होता है जो फिरौती के लिए होता है, ठीक? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रकार का साइबर हमला है? देखो साइबर अटैक, साइबर हमला, तो देखो डीडोस हमला, हैकिंग भी है, मॉलवेयर भी है, ये सभी क्या हैं? साइबर अटैक के क्या हैं? ये प्रकार हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और देखो ये पहली क्लास है, इसी तरीके से आपको मैराथन भी एमसीक्यू कराएँगे, डिटेल भी पढ़ाएँगे, टॉपिक वाइज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, मिक्सअप भी कराऊँगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको टॉपिक वाइज़ भी चाहिए, मिक्सअप भी चाहिए। तो अभी देखो समय है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, जनवरी चला गया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल लास्ट में जाकर होगा। तो 2 ढाई महीने में जो भी आप मेहनत कर लोगे, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें तैयार हो जाएँगी, ठीक है? चलिए, कौन-सा साइबर अपराध का उदाहरण है? ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, कंप्यूटर वायरस का फैलाव और पहचान चोरी। तो देखो अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया ना, तो ये सभी क्या हैं? ये साइबर क्राइम है। उपरोक्त सभी जो पहचान आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, कंप्यूटर वायरस का फैलाव कर दिया, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी हो गई, आपके पैसे कट गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अगला देखते हैं।
अगला देखिए, साइबर अपराध को रोकथाम के लिए भारत में कौन सा कानून लागू है? ठीक है, तो साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भारत में जो साइबर क्राइम है, आईटी एक्ट 2000 है, ये आपका लागू है। उसका जो नाम दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। इंग्लिश में आपका आएगा आईटी एक्ट 2000। इससे संबंधित धाराओं को भी देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है नोट डाउन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वीडीएफ जो भी होगी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और नोट्स के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आप हमारी नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए इस क्यूआर कोड पर आपको क्या करना है, मात्र 40 रुपये का आपको पेमेंट करके आपको व्हाट्सअप करना है हमारे इस नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, 97 212 44 753 पर आपको पेमेंट कर इसकी स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करनी है। पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है, व्हाट्सअप के माध्यम से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9वां प्रश्न देखिए, कहता है भारत में पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, चुनिंदा प्रश्न, ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो भारत में जो पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, क्या वो उत्तर प्रदेश है, नई दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? तो देखो कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटका में और बेंगलुरु में भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भारत में कौन सा कानून लागू किया गया? चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं। इसका पहला आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा उपकरण साइबर सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? अब देखिए साइबर सिक्योरिटी, भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है? जैसे कि आपको बुखार हो जाता है तो उसका एंटीडोज दिया जाता है ना, उसी प्रकार से आपके पास सिस्टम में क्या होना चाहिए? एंटीवायरस। एक तो जागरूकता तो होनी चाहिए कि भाई आप कोई ऐसा मेल पर या ऐसे कोई लिंक पर क्लिक ना करें, किसी फ़ोन कॉल धोखाधड़ी में ना पड़े। और उसके साथ साथ क्या है उपकरण साइबर सुरक्षा के लिए, क्या हो गया भैया? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप विंडोज़ MS और विंडो जो आपका है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसमें फायरवॉल होता है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में इनक्रिप्शन यानी कि इनक्रिप्टेड डेटा, जैसे कि आप देखते हो जब आप व्हाट्सअप का यूज करते हो, व्हाट्सअप का आप जब इस्तेमाल करते हो आपका डेटा इनक्रिप्ट रहता है, ठीक है। यानी कि आप व्हाट्सअप पे जो भी सूचना जो भी मैसेज भेजते हो तो इनक्रिप्टेड होता है, कोई थर्ड पर्सन उसको नहीं पढ़ सकता, ठीक है। इसी को कहा जाता है इनक्रिप्शन, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके साइबर सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मालवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई देखो मालवेयर, ठीक है, कंप्यूटर को धीमा करना नहीं है, ईमेल भेजना नहीं है, गेम खेलना नहीं है, डेटा की चोरी करना और नुकसान पहुंचाना, ठीक है। मालवेयर ये डेटा को चोरी करना और नुकसान पहुंचाना। और एक रैंसमवेयर क्या है? वो फिरौती के लिए है, उसका उद्देश्य चोरी करना नुकसान पहुंचाना नहीं। देखिए एक चीज होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है ये कहता है कि यार मुझे इसको मार देना है, पैसा नहीं चाहिए। एक होता है कि यार छोड़ो हमें नहीं मारना, हम इसको पैसे के लिए इसको अपहरण कर रहे हैं, ठीक है। तो वही अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, किसे एथिकल हैकिंग कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एथिकल हैकिंग, देखो एक हैकर होता है, हैकर भी क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल होता है, आईटी एक्सपर्ट होता है, ठीक है। वो भी इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे पढ़े लिखे ही करते हैं। ऐसा ये वो वाला चोरी काम नहीं है कि कोई अनपढ़ भी कर लेगा, डकैती डाल देगा, ठीक है। तो हैकिंग क्या होता है और एथिकल हैकिंग, जिसको वाइट हैकिंग कहा जाता है, ठीक है। एथिकल हैकिंग मतलब जो कानूनी रूप से जो मान्य है, ठीक। यहाँ पर क्या है, कानूनी रूप से हैकिंग करना है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संस्था है, साइबर सेल वाले हैं, वो एथिकल हैकर बैठा कर रखें कि देखो यार ये कहाँ पर क्या इसकी लोकेशन है, कैसे पकड़ेंगे? अब पुलिस को थोड़ी ना ये सब चीज़ें, साइबर सेल में कौन बैठता है? आईटी एक्सपर्ट प्रोफेशनल बैठते हैं, यही सब तो बैठते हैं ना। तो वो एथिकल हैकर कहलाते हैं, यानी कानूनी रूप से उनको अधिकार है किसी के सिस्टम को क्या करना, जानकारी लेना, सूचना, ये सारी चीज़ें। तो इसको वाइट हैकिंग भी कहा जाता है, कानूनी रूप से हैकिंग करना है, इसको एथिकल हैकिंग कहा गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रश्न देखिए, भारत की पहली साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की गई थी? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो जितने भी मैं आपको एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, 20 क्वेश्चन मैं एमसीक्यू के लेके आया हूँ, और 20 में से आप कितने सही कर सकते हैं किया आपने, कमेंट करिएगा। कितने नए क्वेश्चन मिले ये भी कमेंट करिएगा। और मैंने कहा कि आप अगर कॉपरेट करेंगे, आप वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, तो ऐसी उपयोगी वीडियोज़ आपको हम एग्ज़ाम तक लाते रहेंगे, ठीक है।
भारत की पहली साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली साइबर फोरेंसिक लैब जो है त्रिपुरा में स्थापित की गई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशन या वितरण, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से, है ना, प्रकाशन करना या वितरण पर दंड का प्रावधान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस धारा में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब आप देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलें, याद आ रहा? 65, 66, 67, 68 किस धारा में है? अश्लील, पोर्नोग्राफी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ और मैं दिखा, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये आपके सभी आधारित हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार फिर से मैं धारा दिखा देता हूँ, अगर कोई भी छात्र 20 से इस वीडियो को देख रहा होगा तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि अश्लील सामग्री क्या है? धारा 67 है। ठीक है, 43 क्या करता है? बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम घुसपैठ, हैकिंग को अपराध घोषित करता है। 66 अश्लील सामग्री प्रकाशन, वितरण और गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग। 72 तो 63, 43, 66, 67, 69, 32 इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखो भाई ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग करके ही डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि आपको वीडियो लाइव भी दी जाएगी। ठीक, चलिए 67 राइट आंसर इसका। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या है? ठीक है, साइबर स्टॉकिंग बहुत ही अच्छा शब्द है। ऑनलाइन फॉलो करना और उत्पीड़न करना, सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, ईमेल भेजना या पासवर्ड बनाना। तो देखो साइबर स्टॉकिंग क्या है? किसी को ऑनलाइन फॉलो करना और उसका हरेसमेंट करना, उत्पीड़न करना। नाम ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स साइबर क्राइम से संबंधित हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉलो करना और उत्पीड़न करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि आप फेसबुक पर इंस्टा फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, कोई बार बार आपको ज़बरदस्ती मैसेज कर रहा है इनबॉक्स में आके। ठीक है, आप उसको जान नहीं रहे हैं, आपको परेशान कर रहा है। और लड़कियों के लिए तो और भी बड़ी दिक्कत की, बड़ी समस्या होती है भाई। फेसबुक और इंस्टाग्राम सारी चीज़ों पे अननोन मैसेज आता है, अननोन पर्सन के आते हैं, उसी सब चीज़ों में ये आता है साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, चाहे तो आप इसकी भी रिपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये है प्रावधान। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। क्लिक जैकिंग। अब क्लिक, क्लिक का मतलब जैसे आप माउस पर क्लिक करते हो ना, या किसी आइकन पर क्लिक करते हो, आपको वेब यूज करना है तो ब्राउज़र पर क्लिक करते हो, एमएस ऑफिस वर्ड टाइप करना, वर्ड पर क्लिक करते हो आइकन पर। उसी तरीके से क्लिक है। और जैकिंग क्या है? यानी उपयोगकर्ता को धोखे से गलत बटन पर क्लिक कराना। ठीक है, अब जैसे कहा गया कि सर आपकी लॉटरी निकल गई है, आपको ये है। कभी कभी किसी के यूपीआई आईडी पे कहते हैं कि सर ये आपका ये 500 रुपये आपको मिल रहा है, तो पता चला कि आपको रिसीव की जगह पे है, आप दबा दिया, आपका 500 रुपये कट गया, 1000 रुपये कट गया, 5000 का मैसेज आ गया, कुछ भी आ गया। तो धोखे से क्या कराना? उसको क्लिक कराना, उपयोगकर्ता को धोखे से गलत बटन पर क्लिक कराना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2FA का पूरा नाम क्या है? अब जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया, 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी जैसे जीमेल अकाउंट है उस पर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। ठीक है, आपका नेट बैंकिंग हो गया, उस पर अगर आप कर देते हैं तो आपके पहले, जैसे कि क्या होता है, आप जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो चाहे एसबीआई का यूज़ कर रहे हो, कुछ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करो, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। उसी को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। सीधे सीधे नहीं कि कोई पा गया आपका पासवर्ड और उसने क्या किया, आपका अकाउंट साफ कर दिया। ठीक है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2 चरणों में उसका ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ, पहला तो जिसने पासवर्ड डाला, उसके बाद ओटीपी भी उसी के पास है, तो ये माना जाएगा कि ये वही ऑथराइज पर्सन है जिसका ये अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, साइबर क्राइम में ब्लैक हैट हैकर्स। देखो एक ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, एक वाइट हैट हैकर होते हैं। ठीक है, वाइट हैट मतलब जो लीगल रूप से, जिसको एथिकल हैकर कहा जाता है। और ब्लैक हैट जैसा कि नाम ही काला, काला है भैया। ठीक है, वे जो अवैध रूप से सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। ठीक है,
जो अवैध रूप से और जो वैध रूप से सिस्टम में घुसपैठ करते हैं उसको एथिकल हैकर्स कहा जाता है, वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, और दो प्रश्न, एक प्रश्न और है। आज का ये क्लास यहीं खत्म होता है। छोटी सी वीडियोस रिकॉर्डेड माध्यम से हम आपका बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे कि 15-20 क्वेश्चन कराने के लिए घंटों की लाइव क्लास चला दें और ये सारी चीज़, जिससे कि आपका समय बचत हो। ठीक है, और जब मैराथन कराएंगे तो आपको हम लाइव कराएंगे। तो साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का क्या उपयोग है? एन्क्रिप्शन यानी कि इनक्रिप्टेड डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जो आप कुछ कोई भी मैसेज करते हो, मेल करते हो, जैसे व्हाट्सअप का उपयोग करते हो, तो डाटा इनक्रिप्ट होता है, कोई इसको डिकोड नहीं कर सकता। इसी को लेकर देखिए, जब गूगल ने इनक्रिप्शन किया तो काफ़ी हाय तौबा मचा कि इसका तो आतंकवादी प्रयोग कर लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, उनका कैसे पढ़ पाएंगे, क्या चीज़ें हैं। तो इनक्रिप्टेड डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं डेटा को सुरक्षित रखना, डेटा को पब्लिक करना, वायरस को फैलाना, सिस्टम को लॉक करना। तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपका डाटा सुरक्षित रहे। ठीक है, डेटा क्या हो, सुरक्षित रहे, कोई थर्ड पर्सन आपकी बिना इजाज़त के उसको ना पढ़ पाए, उसको ना रीड कर पाए। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा साइबर क्राइम क्या होता है, आईटी एक्ट क्या होता है, कौन कौन सी परिभाषा में साइबर क्राइम के कितने प्रकार होते हैं, उनके जो वर्ड्स है ना, फिशिंग हो गया, मॉलवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, बुलिंग हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पर इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही, और लेते हैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैंने पहले भी कहा कि अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंप्लीट क्लास देंगे। अगला जो टॉपिक होगा कंप्यूटर का, जो अगली वीडियो कंप्यूटर की आएगी, वह किस पर आएगी भाई, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, ये क्लास आपके लिए है। अगली वीडियो जिस टॉपिक पर ज़्यादा, यानी कि ये कौन कौन टॉपिक से दिखा दें भैया, आप कमेंट करना। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि सर इस टॉपिक पर हमें अगली वीडियो चाहिए। ये सिलेबस है आपका, सिलेबस को उठा लीजिए, और सिलेबस में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अगली टॉपिक में डीप लर्निंग पढ़ाऊँ, मशीन लर्निंग पढ़ाऊँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाऊँ, या मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या मैं पढ़ाऊँ, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जिसकी ज़्यादा कमेंट की जिस पे मेजॉरिटी होगी उस हिसाब से मैं आपको क्लास चलाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। और कंप्यूटर की जो नोट्स मैंने बताया, अगर आप लेने के इच्छुक हैं, एक बार मैं फिर से ये नोट्स दिखा देता हूँ। ये मर्जी आपकी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बताना हमारा काम है। ठीक है भैया, तो ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो क्यूआर कोड है, मात्र 40 रुपये में ये आपको थ्योरी प्लस आपका एमसीक्यू है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से इस नोट्स को बनाया गया है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप वीपीए यूपीए कोई भी एग्ज़ाम दोगे, उसके लिए आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, विद ग्राफिक्स सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में भैया बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टॉपिक आपको क्या पढ़ना है ये आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर अगली वीडियो मैं ला दूंगा। ठीक, और इस पुस्तक को लेने के लिए मैंने बताया कि आपको इस क्यूआर कोड पर मात्र 40 रुपये का भुगतान करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप कर दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हम उम्मीद करते हैं कि 2-2.5 महीने जो बच्चे हैं आपके पास, आप लगन से पढ़ोगे और बिल्कुल किसी भी पेड कोर्स, किसी महंगे कोर्स की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना मैं यहाँ चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ, आपकी कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाएगी भैया। ठीक है, हम कोई पेड क्लास दिखाकर, डेमो दिखाकर हम कोर्स नहीं बेच रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें हैं। और जो इसके पहले हमारा कोर्स था, जो बच्चे देख रहे हैं बिल्कुल परेशान ना हो, उनकी क्लासेस ऐप पर हम स्टार्ट करेंगे, वीडियोस मिलेंगे उनको। ठीक है, कंप्यूटर जो भी टॉपिक बचा हुआ है, थोड़ी बहुत जो सेक्शन बचे हुए हैं, वो करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो कुछ भी आपको यूट्यूब पर हमारे मिलेगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए अपना, और धन्यवाद।